जो लीजन पढ़ रहे हैं दैट इज कॉल्ड द एटिपिकल लोबुलर हाइपरप्लेजिया। एटिपिकल लोबुलर हाइपरप्लेजिया के बारे में ये है कि इट्स अ क्लोनल प्रोलिफरेशन ऑफ द डिस्क कोहेसिव एपिथेलियल सेल्स। सो इसमें सेल्स कौन से होते हैं? डिस्क कोहेसिव एपिथेलियल सेल्स। प्रोलिफरेशन कौन से सेल्स की हो रही है? एपिथेलियल सेल्स की। और आई थिंक इन द टर्मिनल डक्टल लोबुलर यूनिट। तो टर्मिनल डक्टल लोबुलर यूनिट जो कि स्ट्रक्चरल यूनिट है ब्रेस्ट की, इसके अंदर जो लोबुलाई लोब्यूल्स के अंदर एसएनआई हैं, उन एसएनआई के अंदर एपिथेलियल सेल्स की प्रोलिफरेशन होती है। और वो जो एपिथेलियल सेल प्रोलिफरेट करते हैं, दीज आर बेसिकली डिस्क कोहेसिव सेल्स। ऑलराइट, नाउ इसके सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके हिस्टोलॉजिकल फीचर्स बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं लॉबुलर कार्सिनोमा इन साइटू को। लेकिन डिफ्रेंशिएट करने का तरीकाकार क्या है कि इसकी जो क्वांटिटी ऑफ इन्वॉल्वमेंट है दैट इज़ बेसिकली लेस एज कंपेयर टू दी लॉबुलर कार्सिनोमा। सो मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस एटिपिकल लॉबुलर हाइपरप्लेजिया की वैसी ही होती है जैसे लॉबुलर कार्सिनोमा इन साइटू की है, लेकिन कट ऑफ वैल्यू या एक्सटेंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट की वजह से हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये लॉबुलर हाइपरप्लेजिया है, ये लॉबुलर कार्सिनोमा इन साइटू नहीं है। इसके जो रिस्क है 4 to 5 टाइम्स इसका रिस्क बढ़ जाता है अगर एटिपिकल लॉबुलर हाइपरप्लेजिया किसी के अंदर हो, तो उसके अंदर रिस्क बहुत बढ़ जाता है कार्सिनोमा होने का। कार्सिनोमा लॉबुलर भी हो सकता है, कार्सिनोमा डक्टल भी हो सकता है, लेकिन एज कम्पेयर टू द जनरल पॉपुलेशन इसके अंदर 4 to 5 टाइम्स रिस्क बढ़ जाता है। और यही इसकी सिग्निफिकेंस भी है कि अगर किसी को एटिपिकल लॉबुलर हाइपरप्लेजिया सिर्फ एज एन इंसिडेंटल या एक अलहदा किस्म का एक मॉर्फोलॉजी, सेपरेट मॉर्फोलॉजी के साथ प्रेजेंट कर रहा है और वो किसी और एसोसिएटेड मॉर्फोलॉजी के साथ प्रेजेंट नहीं कर रहा, तो ऐसे पेशेंट को हम फॉलोअप ज़रूर करते हैं क्योंकि उनके अंदर कार्सिनोमा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए ऐसे पेशेंट्स को आमतौर पर सर्जिकल एक्सिजन एडवाइस नहीं की जाती, एंटी एस्ट्रोजन थेरेपी और एरोमेटेज इनहिबिटर्स दिए जाते हैं। दवाइयों के ज़रिए से इनकी इस ट्रीटमेंट को ट्रीट किया जाता है और क्लोज सर्वेलेंस की जाती है। अगर इन एटिपिकल लॉबुलर हाइपरप्लेजिया के साथ एसोसिएटेड मॉर्फोलॉजी या पैथोलॉजी हो और वो कार्सिनोमा इन साइटू या कार्सिनोमा इन्वेसिव हो, तो फिर ऐसे केस में हम सर्जिकल एक्सिजन भी करते हैं। पेशेंट्स आमतौर पे फीमेल्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द मेल्स, और जो वाइड रेंज इसमें है, ज़्यादातर जो है ये डायग्नोस होता है 50 ईयर्स ऑफ एज के अंदर। ठीक है। और पैथोफिजियोलॉजी ये है, और ये पैथोफिजियोलॉजी अगर याद रह जाए तो फिर बाकी चीज़ें समझना या मॉर्फोलॉजी को समझना आसान है कि इसके अंदर बेसिकली तौर पे 16 क्रोमोसोम की क्यू पोजीशन 16 क्यू, इस क्रोमोसोम नंबर 16 का लॉस होता है। और 16 क्रोमोसोम के लॉस होने की वजह से उस पर जो जीन पड़ी होती है जिसको हम CDH1 जीन कहते हैं, इसका लॉस हो जाता है। और जब CDH1 जीन लॉस होता है तो ई कैडहेरेंट जो प्रोटीन बनना था CDH1 जीन से, वो बन नहीं पाता। और क्योंकि वो जब जीन उस प्रोटीन को नहीं बना पाएगा, तो जो ई कैडहेरेंट है ये एक्चुअली वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कि दो सेल्स को आपस में जोड़ के रखता है। इसलिए अगर कोई आपसे ये पूछे कि व्हाई द सेल्स आर डिसकोहेसिव, तो आप ये बताएंगे कि सर इसमें CDH1 जीन के लॉस होने की वजह से ई कैडहेरेंट प्रोटीन नहीं बन पा रहा। अच्छा, अब बाज़ औक़ात इसमें आपको ESR1 की एक्सप्रेशन ज़्यादा मिलती है। और क्लिनिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं? क्लिनिकल फीचर्स एज सच ये किसी पैल्पेबल मैस की तरह प्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि अगर ये इंसिडेंटल फाइंडिंग है तो अभी तक ये मेलिग्नेंसी में कन्वर्ट नहीं हुआ, और क्योंकि ये मेलिग्नेंसी में कन्वर्ट नहीं हुआ तो कोई मैस नहीं बना। लेकिन बाज़ औक़ात ये किसी एसोसिएटेड लीजन के साथ या मॉर्फोलॉजी या पैथोलॉजी के साथ प्रेजेंट करे, तो फिर क्लिनिकल फीचर्स उस एसोसिएटेड पैथोलॉजी के हिसाब से होंगे। बहुत से ऐसे केसेस देखे गए हैं जिनमें फाइब्रो एडिनोमा एक स्ट्रोमल ट्यूमर था और उनके साथ ALH यानी एटिपिकल लॉबुलर हाइपरप्लेजिया देखा गया। बहुत से ऐसे लीजन हैं जिसमें एटिपिकल लॉबुलर हाइपरप्लेजिया के साथ
कार्सिनोमा देखे गए, डक्टल देखे गए, लॉबुलर देखे गए। ऐसे केस के अंदर फिर वो जो पैथोलॉजी या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, वो उस एसोसिएटेड लीजन पे डिपेंड करती है कि कौन-सा एसोसिएटेड लीजन या न्यूप्लेज़िया या ट्यूमर इसके साथ आ रहा है। अगर सिर्फ़ एएलएच एज़ अ मॉर्फ़ोलॉजी या एज़ अ पैथोलॉजी प्रेज़ेंट करे, तो ये आमतौर पे कोई पैल्पेबल मैस नहीं बनाता। अच्छा, प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स इस वक़्त बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स जब लीजन की बात की जाती है, तो फिर देखा जाता है कि कितने चांसेस हैं इस लीजन के कार्सिनोमा होने में। अगर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स किसी मैलिग्नेंट डिज़ीज़ के बारे में बात की जाती है, तो फिर देखा जाता है कि अगर हम इसको ट्रीटमेंट ऑफ़र करें, तो 5 साल में इसके बेहतर होने के या ज़िंदा रहने के कितने चांसेस हैं। तो आम तौर पे 4 टू 5 टाइम्स इसका रिस्क बढ़ जाता है ऐसे पेशेंट में जिनके अंदर एएलएच हो के उनके अंदर कार्सिनोमा डिपेंड करे। अगर कोर बायोप्सी के अंदर अगर कोर बायोप्सी के अंदर ये एएलएच प्रेज़ेंट हो, तो फिर आप क्या सर्जिकल एक्सिजन करेंगे या नहीं करेंगे? तो ये डिपेंड करता है कि क्या सर्जिकल एक्सिजन जब कोर बायोप्सी की थी, उसमें सैंपल्ड एरिया जो लिया गया था, वो सारा का सारा सैंपल्ड एरिया एटिपिकल लॉबुलर हाइपरप्लेजिया का था या उसके अंदर एटिपिकल डक्टल हाइपरप्लेजिया भी मौजूद था। या उसके अंदर मैलिग्नेंसी या एसोसिएटेड मैलिग्नेंट लीजन या ट्यूमर भी मौजूद है कि नहीं। अगर कोर बायोप्सी के अंदर इंसिडेंटली एएलएच आया लेकिन उसके अंदर कार्सिनोमा नहीं पाया गया, तो फिर फर्दर से एक्सिजन करने की ज़रूरत नहीं है। और आम तौर पे क्योंकि एएलएच एक पैल्पेबल मैस नहीं होता, तो ये किसी और पैथोलॉजी के साथ अगर आया है, तो फिर हम उसमें देखेंगे कि और एसोसिएटेड पैथोलॉजी कौन-सी है। आमतौर पे इसकी लीजन को हम जो है ना ट्रीट अगर ये आइसोलेटेड पैथोलॉजी हो, तो ट्रीटमेंट की जाती है और ट्रीटमेंट के लिए आप सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स और एरोमेटेज इनहिबिटर्स देते हैं, जो कि सब्सिक्वेंट कार्सिनोमा के चांसेस को कम कर देते हैं एटिपिकल लॉबुलर हाइपरप्लेजिया के पेशेंट में। और साथ-साथ बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि पेशेंट को आप लाइफ लॉन्ग स्क्रीनिंग प्रोग्राम में रखते हैं ताकि उनके फर्दर इंटरवल्स में स्क्रीनिंग हो सके। माइक्रोस्कोपिकली देखा जाए तो ये एक सॉलिड डिस्क कोहेसिव शीट्स के अंदर मौजूद है। बड़ा 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट मॉर्फोलॉजी के एतबार से माइक्रोस्कोपिकली जब स्लाइड देखेंगे तो बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक तो ये कि सेल्स डिस्क कोहेसिव है और वो डिस्क कोहेसिव क्यों है? क्योंकि उनके अंदर ईक एडहेरेंट जीन जो है वो जो सीडीएच1 है वो नहीं होता और वो इसलिए सेल्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। दूसरा, सेल्स बड़े मोनोमॉर्फिक होते हैं और उनका बड़ा स्मॉल पिंक साइटोप्लाज्म होता है और इंडिविजुअली कभी-कभी आपको सेल्स जो हैं वो सिग्नल रिंग शेप सेल्स या प्लाज्मासाइटाइड क्या होते हैं कि सेल का न्यूक्लियस पेरिफेरी में चला जाए और बाकी सारा सेल के अंदर साइटोप्लाज्म हो, तो इसको कहते हैं प्लाज्मासाइटॉइड। यानी साइटॉइड का मतलब है प्लाज्मा सेल लाइक। तो जो नॉर्मल प्लाज्मा सेल होता है उसका न्यूक्लियस थोड़ा पेरिफेरी में होता है या वो फिर सिग्नल रिंग हो सकते हैं। सिग्नल रिंग क्यों? कि उनके अंदर इन्फ्लुएंस आ जाती हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक वैक्यूल्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से उनका न्यूक्लियस पेरिफेरी की तरफ चला जाता है। आम तौर पे हम सिग्नल रिंग सेल्स फैट के सेल को सिग्नल रिंग सेल कहते हैं, लेकिन मेलिग्नेंसी में लॉबुलर कार्सिनोमा के जो सेल्स होते हैं या स्टमक के जो गैस्ट्रिक कैंसर है उसके सेल जो है वो सिग्नल रिंग शेप सेल्स होते हैं क्योंकि उनके सेल्स के अंदर म्यूसन होती है जो कि न्यूक्लियस को डिस्प्लेस कर देती है। ये जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी मॉर्फोलॉजी बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि लॉबुलर कार्सिनोमा इन साइटो की। तो फिर कैसे पता चलेगा कि ये लॉबुलर कार्सिनोमा है या ये एटिपिकल लॉबुलर हाइपरप्लेजिया? तो कट ऑफ वैल्यू ये है कि अगर 50% ऑफ द एसएनआई एक लॉब्यूल के अंदर 50% ऑफ एसएनआई इन्वॉल्व है और एंड दे आर डिस्टेंडेड, तो हम कहेंगे कि ये एटिपिकल लॉबुलर हाइपरप्लेजिया है। अगर तमाम के तमाम एसएनआई इन्वॉल्व हैं एंड दे आर डिस्टेंडेड से मुराद ये कि नॉर्मल एसएनआई की निस्बत जो इन्वॉल्व एसएनआई है वो ज़रा ज़्यादा डिस्टेंडेड है, तो हम ये कहेंगे कि ये लॉबुलर कार्सिनोमा इन साइटो है। सो क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया के अंदर हम डिफरेंशिएट करते हैं वेदर इट इज़ अ लॉबुलर कार्सिनोमा इन साइटो और इट इज़ एन एटिपिकल लॉबुलर हाइपरप्लेजिया। बाज़ औक़ात ये जो ट्यूमर है ये निकल कर, यह जो लीजन है ये निकल कर
इन्वॉल्व कर लेता है डक्ट्स को। आमतौर पे ये ऐसा लीजन जो लोब्यूल्स के एसएनआई में हो और वो निकल कर सामने की जो डक्ट्स हैं उनमें चला जाए, ये हम लॉबुलर कार्सिनोमास के लिए लेते हैं, क्योंकि लॉबुलर कार्सिनोमास के अंदर एसएनआई के साथ साथ डक्ट्स में भी सेल चले जाते हैं, जिनको हम कहते हैं पेजिटॉइड, यानी पेजिटॉइड उसका एक्सटेंट, यानी सेल्स कुछ निकल कर अपने इलाके से जब डक्ट्स की तरफ जाते हैं तो डक्ट्स के अंदर एक ख़ास किस्म की मॉर्फोलॉजी बन जाती है, जिसको हम क्लोवर लीफ मॉर्फोलॉजी कहते हैं। जैसे क्लोवर लीफ का पत्ता होता है, बिल्कुल उसी तरीके की मॉर्फोलॉजी से डक्ट्स जो हैं उनकी ल्यूमन जो है अंदर उसके अंदर नज़र आएगा। तो क्लोवर लीफ मॉर्फोलॉजी है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप गौर से देखें तो ये आपको एक एसएनआई, लॉब्यूल का एसएनआई इन्वॉल्व नज़र आ रहा है। और अगर आप तमाम सेल्स को देखें तो हर सेल एक दूसरे के साथ मिलता हुआ नज़र आएगा। दिस इज़ कॉल्ड द मोनोमॉर्फिक पॉपुलेशन ऑफ द सेल्स। ये मोनोमॉर्फिक पॉपुलेशन विद डिस्टिंक्ट ईसोफिलिक साइटोप्लाज्म के साथ ये एक फीचर है जो कि एटिपिकल लॉबुलर हाइपरप्लेजिया का है। और यहाँ पे उन्होंने मार्कर लगाने की कोशिश की और ई कैटहेरन जो है वो सेल्स के अंदर नेगेटिव नज़र आया, जिससे पता लगा कि ये सेल्स डिसकोहेसिव हैं और इनके अंदर ई कैटहेरन का लॉस हो चुका है। बेसिकली तौर पे 3-4 मार्कर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक ईस्ट्रोजन, और उसमें भी ईस्ट्रोजन अल्फ़ा, ईआर अल्फ़ा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर स्टेन लेगा। प्रोगेस्ट्रॉन पीआर स्टेन लेगा। 34 बीटा ई12 जो है ये भी मार्कर है जो कि स्टेन लेगा इसमें। और P120, अगर कोई ये पूछे कि P120 स्टेन का क्राइटेरिया क्या है ALH के अंदर, तो आप बताएंगे कि सर अगर P120 साइटोप्लाज्मिक स्टेन ले रहा है तो वो ALH को सिग्निफाई कर सकता है। मेम्ब्रेनस स्टेनिंग positivity of P120 is not a criteria for ALH. So this is atypical lobular hyperplasia. Thank you very much.